हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक एजुकेशन सेंटर। तो फ्रेंड, पिछले वीडियो में हम आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन करा रहे थे, है ना। पिछले वीडियो में हमने 2 मार्क्स का क्वेश्चन किया था और 3 मार्क्स का भी कुछ क्वेश्चन हमने किया था, है ना। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का भी, ठीक है। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन बच गया था जिसमें हम लोग 3 और 5 मार्क्स का देखने वाले थे। तो वो 3 और 5 मार्क्स का आप क्वेश्चन इस वीडियो में हम पूरा देखने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले हम 2 और 3 मार्क्स का करा रहे थे सोशल साइंस का। उसमें से कुछ क्वेश्चन बच गया था, वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितना जल्दी हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको तबाही मचाने वाला क्वेश्चन बताने वाले हैं ना। सोशल साइंस में आप बोर्ड एग्जाम में जाके, है ना, तबाही मचा देंगे। क्लास 10 वाले बच्चे, जितने भी मेरे फ्रेंड हैं क्लास 10 वाले, सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, क्योंकि हम तबाही मचाने वाला लेके आ चुके हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन। और 3 मार्क्स का क्वेश्चन जैसे ही खत्म होगा वैसे हम 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और एकदम तबाही मचाते हुए चलना है, ठीक है। तो एकदम तबाही मचाते हुए चलना है, एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले, जो आपके बोर्ड में एकदम क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेगा, है ना। आपका जो मॉडल सेट जारी होगा ना, उसमें देखिएगा जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, वही क्वेश्चन उसमें भी आपको मिलने वाला है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो इसीलिए आपको टेंशन जरा सा भी नहीं लेना है, हमारे चैनल से जुड़ जाना है और आपको जो है सो ऐसे वीडियो आपको देखते रहना है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर सके, है ना। मेरा लक्ष्य है कि आप सबको साइंस, सोशल साइंस में जो है सो 100 में 100 दिलाना। तो इसीलिए मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ सारा क्वेश्चन आपको कर लेना है, ठीक है। इससे पहले हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया, यदि आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग 3 मार्क्स का देखेंगे, तबाही करने वाला क्वेश्चन। चलिए, तो देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एकदम तबाही वाले क्वेश्चन को, ठीक है। एकदम तबाही करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि G77 से आप क्या समझते हैं ना, क्या समझते हैं। तो G77 से आप क्या समझते हैं, तो G77 के बारे में लिख देना। ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है और बहुत ही वायरल क्वेश्चन ये है G77 वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 100% इस बार आने वाला है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है। तो मैं सबसे आपको बताते चलूँ कि G77 क्या है। तो G77 विकासशील देशों का एक संगठन है। G77 क्या है? विकासशील देशों का एक संगठन है, जिसकी स्थापना 15 जून 1964 को संयुक्त राष्ट्र में की गई थी, ठीक है। G77 क्या है? विकासशील देशों का एक संगठन है, जिसकी स्थापना 15 जून 1964 को संयुक्त राष्ट्र में की गई थी। इसका उद्देश्य विकासशील देशों के आर्थिक, इसका उद्देश्य क्या था? विकासशील देशों के आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी हितों की रक्षा करना और उन्हें सशक्त बनाना, ठीक है। G77 क्या था? विकासशील देशों का एक संगठन है, जिसकी स्थापना 15 जून 1964, ये भी याद रखना है, 15 जून 1964, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है ना, 15 जून 1964 में की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? विकासशील देशों के आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी हितों की रक्षा करना और उन्हें सशक्त बनाना, ठीक है। यह संगठन विकासशील देशों के लिए वैश्विक नीति के निर्माण में सामूहिक वार्ता और सहयोग का मंच प्रदान करता है। ये जो संगठन है विकासशील देश का G77, ये जो वैश्विक नीति, मतलब विश्व का जो नीति निर्माण है, सामूहिक कार्य है, उसमें ये क्या करता है? सहयोग करता है ठीक है। शुरुआत में इसमें कितने देश थे? 77 देशों से शुरू हुआ है ना। ये जो G77 समूह है, ये कितने देशों से शुरू हुआ था? शुरू में 77 देश था और अभी इसमें 130 देश हैं। अभी कितने हैं G77 में? 130 देश शामिल हैं। आगे लिखा गया कि सदस्य देशों तक विस्तारित हो चुका है। कितना? अब 130 से अधिक सदस्य देशों तक विस्तारित हो चुका है। तो ये आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। ये आपको क्या करना है? आंसर लिख देना है। क्या लिख देना है? कि G77 जो है, आंसर क्या लिख देना है
कि G77 जो है वो विकासशील देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 15 जून 1964 को संयुक्त राष्ट्र में की गई थी। इसका उद्देश्य विकासशील देशों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तकनीकों हितों की रक्षा करना और उन्हें सशक्त बनाना है। यह संगठन जो है सो विकासशील देशों के लिए जो है सो वैश्विक नीति मतलब विश्व के नीति निर्माण में क्या करता है, सामूहिक वार्ता और सहयोग का मंच प्रदान करता है। और शुरुआत में 77 देशों से शुरू हुआ था यह समूह, है ना। यह समूह कितने से शुरू हुआ था, 77 देश से शुरू हुआ था और अब इसमें 130 से भी अधिक देश शामिल हो चुके हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि G77 की स्थापना क्यों की गई। इसी से रिलेटेड आपको ये पूछा जा सकता है कि G77 से आप क्या समझते हैं या फिर G77 की स्थापना क्यों की गई, है ना। यही इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो क्या लिखा गया कि G77 की स्थापना, है ना, देखिए क्या लिखा गया कि G77 की स्थापना 15 जून 1964 को संयुक्त राष्ट्र के तहत विकासशील देशों के आर्थिक और सामाजिक हितों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ठीक है, G77 की स्थापना क्यों की गई थी। G77 की स्थापना जो की गई थी वो 15 जून 1964 को की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के तहत किया गया था विकासशील देशों के आर्थिक और सामाजिक हित की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों को वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में एक सामूहिक आवाज प्रदान करना था। ठीक है, इनका जो उद्देश्य था, किसका, G77 का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो विकासशील देश है ना उसको वैश्विक रूप से क्या करे, आर्थिक, है ना, और नीति निर्माण में एक सामूहिक आवाज प्रदान करना था। ठीक है, आगे देखिए लिखा गया है कि यह समूह व्यापार, वित्त, तकनीकी और सहयोग और विकास के मुद्दों पर समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और वैश्विक असमानता को कम करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, यह समूह क्यों बनाया गया था। यह समूह बनाया गया था व्यापार, वित्त, तकनीकी सहयोग, विकास के मुद्दों पर समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और वैश्विक असमानता को कम करने के लिए ये बनाया गया था। तो इसमें आपको ये आंसर लिख देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम VVI क्वेश्चन है ये, VVI। ठीक है, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ है। ठीक है, ये आपका 3 मार्क्स में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ है उत्पादन प्रक्रिया में मशीनों और नई तकनीकों का उपयोग। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या था कि उत्पादन की जो प्रक्रिया है, कोई भी चीज़ उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है उसमें मशीन और नई नई जो तकनीक आया था उसका उपयोग, जिससे क्या हो, जिससे समाज और अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हुआ। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या था, उत्पादन प्रक्रिया में मशीनों और नई तकनीकों का उपयोग जिससे समाज और अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हुआ। ये औद्योगिक क्रांति का अर्थ था। इसके मुख्य बिंदु है ना, औद्योगिक क्रांति में जो परिवर्तन हुआ उसका क्या क्या बिंदु है वो हम लोग देख रहे हैं नीचे। ठीक है, तो इसी तरह हम जिस तरह लिखे हुए ना इसी तरह आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिख देना है, एग्जाम में भी नंबर आपको मिलेगा पूरा। तो पहला पॉइंट है शुरुआत। तो शुरुआत 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटेन में शुरू हुई थी। ये जो औद्योगिक क्रांति है ना, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत आपका कब हुआ था, 18वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। कहाँ से हुआ था, ब्रिटेन से शुरू हुआ था। दूसरा पॉइंट है तकनीकी प्रगति। ये जो तकनीक आया था इसमें क्या क्या तकनीक आया था, भाप इंजन, कपड़ा उद्योग और लौह उत्पादन में सुधार, है ना। भाप इंजन, कपड़ा उद्योग और लौह उत्पादन में सुधार, ये तकनीकी में आया था। ठीक है, पहला पॉइंट हमने क्या कहा
की शुरुआत हुआ था इसका 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटेन से। दूसरा, तकनीकी प्रगति यानी कि क्या क्या तकनीक डेवलप किया गया, तो भाप इंजन लाया गया था, कपड़ा उद्योग और लौह उत्पादन में सुधार किया गया। तीसरा पॉइंट, उद्योगों का विकास, जो उद्योग थे उसका विकास हुआ। कुटीर उद्योग से फैक्ट्री प्रणाली की ओर बढ़त, है ना। कुटीर उद्योग मतलब वैसे चालू वाला काम, है ना। तो कुटीर उद्योग से फैक्ट्री बनाने लगा धीरे धीरे, तो इस तरह से उद्योगों का क्या हुआ विकास में, उद्योगों का क्या हुआ विकास होना शुरू हुआ। चौथा पॉइंट, शहरीकरण, है ना। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, शहरीकरण। सामाजिक प्रभाव, समाज पे भी प्रभाव पड़ा, मजदूर वर्ग का उदय हुआ और सामाजिक संरचना में बदलाव हुआ। और लास्ट पॉइंट है वैश्विक प्रभाव, उपनिषदवाद और वैश्विक व्यापार में वृद्धि हुई। तो ये सारा बिंदु किसके हैं, आपके औद्योगिक क्रांति का, है ना। औद्योगिक क्रांति हुआ तो ये सारे चीज आपके क्या हुए, बदलाव होने लगे। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है ना। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है, तो आपको याद रखना है औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है। औद्योगिक क्रांति का अर्थ है प्रक्रिया में मशीनों और नई तकनीकों का उपयोग, जिससे समाज और अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, व्यापक परिवर्तन हुआ। क्या रखना है कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ है उत्पादन प्रक्रिया में मशीनों और नई तकनीकों का उपयोग, जिससे समाज में क्या हुआ, समाज और अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हुए। ठीक है, व्यापक परिवर्तन हुए। क्या क्या परिवर्तन हुए वो नीचे दिया गया है। शुरुआत में 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटेन से शुरू हुई, यानी कि पहला पॉइंट ये हुआ कि 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटेन में शुरू हुआ क्या, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ, जो तकनीकी प्रगति जो था, भाप इंजन, कपड़ा उद्योग, लौह उत्पादन, ये सबको सुधारा गया। तीसरा पॉइंट, उद्योग का विकास हुआ, यानी कि जो कुटीर उद्योग था, कुटीर उद्योग से आपका फैक्ट्री की ओर बढ़ा, धीरे धीरे फैक्ट्री भी बनने लगा। शहरीकरण हुआ, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र वाले जो लोग थे वो शहर में आने लगे, क्यों, काम की तलाश में, औद्योगिक क्रांति आ गया। सामाजिक प्रभाव, यानी कि मजदूर वर्ग का उदय हुआ और सामाजिक संरचना में बदलाव हुआ। और लास्ट पॉइंट है वैश्विक प्रभाव, यानी कि वैश्विक प्रभाव पड़ा, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यापार में वृद्धि हुई, यानी कि व्यापार में भी वृद्धि हुई औद्योगिक क्रांति की वजह से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आंसर आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है ना। संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता क्यों, मतलब संसाधन को हम लोग को बचाने की आवश्यकता क्यों है। या फिर क्वेश्चन इसी को पूछा जा सकता है आपको घुमा के कि संसाधनों की अंधाधुंध उपयोग से उत्पन्न समस्याओं का उल्लेख करें। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपका एक ही है, दोनों क्वेश्चन क्या है, एक ही, बस पूछने का तरीका बदल दिया गया, सिर्फ क्या गया है, पूछने का तरीका बदल दिया गया। तो दोनों का आंसर आपको एक ही लिखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था कि संसाधन के संरक्षण कर सकता है ना, संसाधन का संरक्षण करना हम लोग के लिए क्यों आवश्यक है। और दूसरा कह रहा है कि संसाधन की अंधाधुंध उपयोग से उत्पन्न समस्या क्या क्या है। ठीक है, तो इसी का हम लोग आंसर देखते हैं एकदम फटाफट से, एकदम धाकड़ तरीके से आंसर हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो एकदम बने रहें हमारे साथ और देखते हैं आंसर क्या होने वाला है। तो देखते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है कि संसाधन संरक्षण के लिए, है ना, संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता है ना, संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता है क्यों है। पहला पॉइंट देखिए लिखा गया है क्यों आवश्यक है। पहला पॉइंट लिखा गया है सीमित संसाधन, क्यों है पहला पॉइंट, संसाधन का संरक्षण करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि सीमित संसाधन है हमारे पास, क्या है, संसाधन सीमित मात्रा में है इसलिए आवश्यक है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन सीमित है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना आवश्यक है। हमारे पास जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, वो सीमित मात्रा में, ऐसा नहीं कि हम जितना चाहें उतना यूज़ करते रहे और कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। प्राकृतिक संसाधन जो है वो सीमित मात्रा में, और इसे हमें अपने भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना जरूरी है। तो इसलिए हमें संसाधनों का संरक्षण करना जरूरी है। ये पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा एकदम क्लियर। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, पर्यावरण संतुलन, है ना। यदि हम संसाधनों का अत्यधिक दोहन करेंगे, जितना मन चाहे उतना उपयोग कर रहे हैं, जैसा मन तैसा कर रहे हैं, तो पर्यावरण का संतुलन असंतुलन का कारण बन सकता है, यानी कि पर्यावरण का जो संतुलन है ना वो बिगड़ जाएगा। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, पर्यावरण संतुलन, की संसाधनों का अत्यधिक दोहन करने से पर्यावरण का संतुलन क्या होता है, बिगड़ जाता है एकदम। ठीक है,
नेक्स्ट तीसरा पॉइंट हम लोग क्या है कि जैव विविधता की रक्षा, है ना। अंधाधुंध उपयोग से जैव विविधता खतरे में पड़ती है। अब मान लो कि हम जितना चाहें वन धन सबको हम काट कूट दे रहे हैं, तो वहाँ के रहने वाले जीव कहाँ जाएंगे, है ना। वहाँ के रहने वाले जीव क्या करेंगे, तो इससे क्या होगा, जीव की जो विविधता है उसका रक्षा नहीं हो पाएगा, जीव वहाँ पे रह नहीं पाएगा, उसका आवास नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैव विविधता की रक्षा, है ना, अंधाधुंध उपयोग करने से क्या होगा, जैव विविधता भी खतरे में पड़ जाएगी, ठीक है। और अगला पॉइंट है आर्थिक या स्थिरता, है ना। संसाधनों की कमी से आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है। संसाधन का हम बहुत उपयोग कर दिए, एक दिन क्या होगा, संसाधन बहुत कम हो जाएगा, संसाधन कम हो जाएगा तो आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा, तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है ना। ये सारी समस्याएं क्या होगी, उत्पन्न होगी आपका संसाधनों का, इसलिए इसके लिए हम लोग को संसाधन का संरक्षण करना आवश्यक है। अब बोला गया था कि अंधाधुंध उपयोग से उत्पन्न समस्या, दो क्वेश्चन था ना, एक कि संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो ऊपर वाला जितना भी पॉइंट बोले वो आपका था संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, और अब हम बता रहे हैं कि अंधाधुंध उपयोग करने से क्या हुआ, है ना। अंधाधुंध उपयोग करने से क्या क्या समस्या उत्पन्न हुआ वो अब हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या समस्या उत्पन्न हुआ, पहला पॉइंट देखिए क्या समस्या उत्पन्न हुआ, प्रदूषण। अंधाधुंध उपयोग करने से क्या हुआ, प्रदूषण। वो पहला प्रदूषण, वायु जल और मिट्टी का प्रदूषण। पहला क्या हुआ, वायु जल और मिट्टी का प्रदूषण। दूसरा जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और मौसम, है ना। अंधाधुंध उपयोग करने से पहला क्या हुआ, प्रदूषण हुआ। प्रदूषण क्या क्या प्रदूषण हुआ, वायु जल और मिट्टी का प्रदूषण हुआ, जलवायु में परिवर्तन हुआ, ग्लोबल वार्मिंग और मौसम में परिवर्तन, असंतुलन असंतुलन हो गया, भूमि क्षरण, वन कटाई और मृदा का कटाव, है ना। अंधाधुंध उपयोग करने से क्या हुआ, भूमि का क्षरण हो गया, वन हम लोग काट दिए तो मृदा का अपरदन हो ना, पानी पड़ेगा, कोई गाछ ना रहेगा तो पानी को रोकेगा कौन, है ना, मिट्टी को सब बहाते होते चल जाएगा, ठीक है। तो भूमि का भी क्षरण हुआ। और क्या हुआ, जल संकट, ताजे जल का घटता स्तर, अब पेड़ पौधे रहेंगे ही नहीं तो पानी कहाँ से आएगा, है ना। तो जल संकट भी बन गया है। और क्या समस्या उत्पन्न हुआ है, आर्थिक असमानता, संसाधनों पर निर्भरता से गरीबी और संघर्ष, है ना। जो लोग संसाधन पे निर्भर थे वो भी अब क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी कि संसाधनों की कमी से जो है सो अब गरीबी और संघर्ष की समस्याएं पैदा हो गई। तो ये सारी समस्याएं आपका उत्पन्न हो गई है संसाधन के अंधाधुंध उपयोग करने से। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन करें। ये भी 100% वायरल क्वेश्चन है इस बार के लिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 100% ये क्वेश्चन इस बार आने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत ही इसका इजी आंसर भी है, कुछ हार्ड नहीं है। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारक क्या क्या है वो आपको बता देना है। तो चलिए एकदम आसान तरीके से हम लोग आंसर करने वाले हैं इसका, बहुत ही इजी तरीके से। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारक क्या क्या, पहला प्राकृतिक कारक, पानी का बहाव, है ना, तेज बहाव मिट्टी को हटाता है, ठीक है। पहला कारक क्या है मृदा अपरदन के लिए, प्राकृतिक कारक, और प्राकृतिक कारक में पहला क्या है, पानी का बहाव। बारिश और नदियों का तेज बहाव क्या करता है, मिट्टी को हटा देता है। बारिश होगा या फिर नदी का पानी आ रहा है तेज गति से तो क्या करता है, मिट्टी के कटाव को हटा देता है, हटाता है कि नहीं, हटा देता है। दूसरा पॉइंट क्या है, हवा, यानी कि तेज हवाएं सूखी मिट्टी को उड़ा ले जाती है, हवा तेज चलेगा मिट्टी को उड़ा के ले गया, इससे भी क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। तीसरा पॉइंट है भूकंप और ज्वालामुखी, ये प्रक्रिया मिट्टी को अस्थिर कर देती है। भूकंप जब होता है, जब ज्वालामुखी होता है, मिट्टी कैसे एकदम ऊपर उठता है फटने की तरह, तो इस ज्वालामुखी और भूकंप की प्रक्रिया से भी मिट्टी में क्या होता है, अस्थिरता उत्पन्न होती है। दूसरा कारक है मानव निर्मित, वो तो प्राकृतिक कारक था, मानव निर्मित कारक भी है,
मानव निर्मित कारक ये है वनों की कटाई। हम लोग क्या करते हैं, वन की कटाई कर देते हैं, इससे क्या होता है, मृदा अपरदन होता है ना। पेड़ों की कमी से मिट्टी की पकड़ कमजोर हो जाती है। अब पेड़ पौधे रहते हैं तो क्या करते हैं, मिट्टी को पकड़े रखते हैं, तो पानी आता है तो मिट्टी को बहने नहीं देता है। अब हम वन को क्या कर रहे हैं, हम लोग काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, तो पेड़ की कमी होगी, पेड़ की कमी होगी, इससे क्या होता है, मिट्टी की जो पकड़ है वो कमजोर हो जाती है। तो ये हमारा मानव निर्मित कारक है, क्योंकि ये हमने ये कारक बनाया, ये समस्याएं हमने उत्पन्न किया है। ठीक है। दूसरा क्या है, अत्यधिक खेती, है ना। हम लोग अत्यधिक खेती करते, एकदम जंगल उंगल को काट दिए, खेत करने शुरू कर दिए, है ना। तो अत्यधिक खेती, अधिक फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरता घटती है। और अत्यधिक हम लोग फसल भी उगाते हैं, मान लो एकदम एक से एक खाद डाल रहे हैं और फसल उगा रहे हैं, तो खाद डालने से क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता घट जाती है। तो ये भी समस्याएं उत्पन्न होती है। तीसरा समस्याएं क्या है, हम लोग के द्वारा अत्यधिक चराई, जानवरों द्वारा घास चराने से मिट्टी का कटाव। अब जहाँ जहाँ बड़ा बड़ा घास रहता है ना, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जानवर को ले आए और चराने लगे, एकदम सारा घास साफ। लेकिन सारा घास साफ कर देने से क्या हो रहा है, मिट्टी का अपरदन भी हो रहा है। तो ये हो रहा है। ठीक है। अगला है निर्माण कार्य, है ना। इमारतों और सड़कों के निर्माण से मिट्टी हटती है। अब हम लोग को इमारत बनाना है, सड़क बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को एकदम हटा काट कूट के ऊपर नीचे जो उसको एकदम प्लेन कर देते हैं, यानी कि मिट्टी का हम लोग कटाव कर देते हैं। ठीक है। निर्माण कार्य में भी मिट्टी का क्या होता है, कटाव होता है। और खनन, खनिज निकालने से भी मिट्टी क्षतिग्रस्त होती है। मान लो कहीं मिल गया कोयला, कहीं मिल गया सोना, कहीं मिल गया चांदी, क्या करते हैं, उसको एकदम कोड़ने लगते हैं, वहाँ से मिट्टी को सब हटाने लगते हैं। इससे भी क्या हो रहा है, मिट्टी हमारा क्षतिग्रस्त हो रहा है। और नेक्स्ट है जलवायु में परिवर्तन। ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है, जलवायु में परिवर्तन। जलवायु में परिवर्तन से भी मृदा का अपरदन होता है, यानी बदलते मौसम चक्र से मृदा अपरदन बढ़ता है। अब मौसम जब बदलता है तो इससे भी मृदा अपरदन होता है। ठीक है। तो आपको बोलेगा कि मृदा अपरदन का बताएं कारक, क्या क्या मृदा अपरदन का कारक है, तो आपको ये सारे पॉइंट बता देना है। मृदा अपरदन के लिए ये सारे कारक क्या हैं, उत्तरदायी हैं। ये आपको पहला प्राकृतिक कारक बता देना है ना। पहला क्या बता देना है आपको, पहला बता देना है आपको प्राकृतिक कारक। पहला क्या बताएंगे आप लोग, प्राकृतिक कारक बताएंगे। प्राकृतिक कारक में ये सारे कारक बता देना है कि पानी का बहाव होता है, जिससे मिट्टी हट जाता है, हवा तेज चलती है तो सूखी मिट्टी उड़ा ले जाती है, भूकंप और ज्वालामुखी से क्या होती है, मिट्टी अस्थिर हो जाती है। फिर दूसरा पॉइंट में आपको मानव निर्मित कारक बता देना है कि वन की कटाई, है ना, पेड़ की कमी से जो है सो जल का पकड़, मिट्टी का पकड़ कमजोर हो जाता है। अत्यधिक खेती, अधिक फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। अत्यधिक चराई, है ना, जानवरों द्वारा घास चराने से मिट्टी का कटाव होता है। निर्माण कार्य, इमारत और सड़क बनाने से भी क्या होता है, मिट्टी हटती है। खनन, खनिज निकालने से भी मिट्टी क्षतिग्रस्त हो जाती है। और जलवायु परिवर्तन, बदलते मौसम चक्र से मृदा अपरदन बढ़ता है। तो ये सारे पॉइंट आपको क्या करने हैं, लिख देने हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं की हानियां बताएं। ना, बहुउद्देशीय परियोजनाओं की क्या क्या हानियां हैं, या फिर बहुउद्देशीय परियोजनाएं विवाद का कारण क्यों बना। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होने वाला है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं की क्या हानियां हैं और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विवाद का कारण क्यों बना। इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। देखिए, बहुउद्देशीय परियोजनाओं की हानियां या खामियां या फिर विवाद का कारण। पहला कारण क्या है, पहला है पर्यावरण प्रभाव। ठीक है। पर्यावरण प्रभाव में क्या हुआ, वनों की कटाई और जैव विविधता को नुकसान, पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन। पर्यावरणीय प्रभाव का मतलब कि जो वन की कटाई हुआ, जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है, पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन होता है। दूसरा, स्थानीय समुदाय पर प्रभाव, जो स्थानीय समुदाय होते हैं उस पर प्रभाव पड़ता है, जैसे कि विस्थापन, पुनर्वास की समस्या, है ना। बहुउद्देशीय परियोजना से क्या होता है कि उसको दूसरी जगह जाना पड़ता है, इसके कारण विस्थापन होता है लोगों का। पुनर्वास की समस्या, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आजीविका के साधनों का नुकसान, आजीविका के जो साधन हैं वो सारी चीज़ों का नुकसान हो जाता है। अगला पॉइंट, जलवायु में परिवर्तन, है ना। जलवायु में परिवर्तन होता है, बड़े बांधों से जल भराव और स्थानीय जलवायु पर असर होता है। जलवायु परिवर्तन में क्या होता है कि बड़े बड़े बांध जो होते हैं उसका जो जल का प्रभाव होता है उसके कारण स्थानीय जलवायु जो होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है।
अगला पॉइंट सामाजिक असंतोष, यानी आदिवासी और ग्रामीण समुदाय की असहमति। मान लो उसको बोला कि यहाँ पे बहुत इस योजना बनाएंगे तो तुमको दूसरे जगह जाना है, तो इसमें क्या होता है, आदिवासी और ग्रामीण समुदाय की जो है सो असहमति होती है। जमीन और संसाधनों का बंटवारे पर विवाद हो जाता है। उसका ज़मीन ले लिया बहुत सी योजना बनाने के लिए, तो उसको फिर दूसरी जगह ज़मीन देते हैं, इसका क्या होता है, संसाधनों का बंटवारा भी होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है सामाजिक असंतोष, यानी कि आदिवासी और ग्रामीण समुदाय की असहमति, जमीन और संसाधनों के बंटवारा पर विवाद। ये दोनों पॉइंट तो एक ही हो गया है ना, सामाजिक असंतोष, सामाजिक असंतोष, ये दोनों पॉइंट जो है सो एक ही लिखा गया, दोनों पॉइंट एक ही हैं। ठीक है। अगला है आर्थिक बोझ, यानी परियोजना की उच्च लागत और वित्तीय अस्थिरता। और लास्ट पॉइंट है नदी जल विवाद, राज्यों और देशों के बीच जल वितरण को लेकर संघर्ष। तो इतने सारे पॉइंट आपको क्या करने हैं, लिख देने हैं। ठीक है, इतने सारे पॉइंट आपको लिखना है। यदि आपको क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाएगा तो आपको ये सारा लिखना है, और यदि 3 मार्क्स में पूछा गया तो आपको 3 से 4 पॉइंट लिख देना है अच्छे से। इसी तरह पॉइंट बाय पॉइंट है ना। देखिए, अब जितने पॉइंट बाय पॉइंट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे ना, उतना अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत में अंतर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये इस बार के लिए होने वाला है ना। ऊर्जा और परंपरागत, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत क्या होता है, इसी तरह आपको 2 खंड करना है और पॉइंट बाय पॉइंट क्या करना है, आंसर लिख देना है जिस तरीके से मैंने लिखा है। इसी टाइप से आपको लिखना है। परंपरागत स्रोत क्या होता है, तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कभी कभी समाप्त हो सकते हैं। जो परंपरागत स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं, कभी भी समाप्त हो सकते हैं, यानी कि समाप्त होने वाले जो ऊर्जा के स्रोत हैं उसी को क्या बोलते हैं, परंपरागत स्रोत। और गैर परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत ऊर्जा के स्रोत कभी भी समाप्त नहीं हो सकते, यानी कि ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकते उसको बोलेंगे गैर परंपरागत स्रोत, और ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो समाप्त हो सकते हैं उसको बोलेंगे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जो होते हैं वो अधिक महंगे होते हैं। क्या होते हैं, अधिक महंगे। और जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं ये क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ये प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। परंपरागत वाले जो होते हैं क्या करते हैं, प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, और जो गैर परंपरागत वाले होते हैं वे क्या करते हैं, प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं। और लास्ट पॉइंट में क्या करना है कि दोनों का एग्जाम्पल लिख देना है 2-3 गो। जैसे कि परंपरागत का बात करें जो समाप्त हो सकता है, जैसे कि कोयला, कोयला क्या हो जाता है, एक निश्चित समय के बाद खत्म हो सकता है। पेट्रोलियम, ये भी खत्म हो सकता है। परमाणु शक्ति, है ना, ये सारे क्या है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। लेकिन गैर परंपरागत जैसे कि पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, ये सारे ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं, कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आंसर लिख देना है, पॉइंट बाय पॉइंट अच्छे से एकदम लिख देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कि खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। ठीक है, खुली बेरोजगारी किसको कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी किसको कहते हैं, इसके बीच अंतर बताना है। तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंतर देखिए कैसे बताएंगे, इसी तरह आपको क्या करना है, 2 ठो कॉलम बना लेना है। एक तरफ आपको खुली बेरोजगारी लिख लेना है, एक तरफ आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी लिख लेना है। अब खुली बेरोजगारी क्या होता है उसका पहले डिफिनेशन लिखेंगे, फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है उसका डिफिनेशन लिखेंगे, और फिर दोनों में इसी तरह करके अंतर बता देना है। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि खुली बेरोजगारी वह है जहाँ योग्य और सक्षम व्यक्ति कार्य करने की इच्छा के बावजूद काम नहीं मिलता। यानी खुली बेरोजगारी उसको बोलेंगे जहाँ पे व्यक्ति क्या है, काम करने के लिए सक्षम है लेकिन उसको काम ही नहीं मिल पाता है, वो हो गया आपका खुली बेरोजगारी। खुली मतलब ओपन, बिल्कुल खुला हुआ, यानी कि काम करने के लिए योग्य है,
व्यक्ति क्या है, काम करने में सक्षम है लेकिन उसको काम मिल ही नहीं रहा है, तो वो हो गया आपका खुली बेरोजगारी। लेकिन परछन बेरोजगारी क्या होता है? परछन बेरोजगारी वह है जहाँ लोग प्रत्यक्ष रूप से काम में लगे दिखाई देते हैं परंतु उन्हें पूर्ण रूप से रोजगार प्राप्त नहीं होता है और उनमें से कुछ लोगों के काम से हट जाने पर उत्पादन पर प्रभाव नहीं होता है। यानी सीधा सा ये समझिए परछन बेरोजगारी में कि परछन बेरोजगारी वह बेरोजगारी होगा जहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि आवश्यकता से ज़्यादा लोग लग गया है और प्रत्यक्ष रूप से हमको दिख रहा है कि काम कर रहा है, लेकिन ज़्यादा लोग लग जाने से क्या होगा कि उसका जो रोज़गार है वो, परंतु उन्हें पूर्ण रूप से रोज़गार प्राप्त नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा काम कम है, उसमें ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो पैसा भी तो कम मिलेगा, यानी कि रोज़गार भी सही से नहीं मिलेगा और उसमें से हम कुछ लोग को हटा भी देंगे तो भी क्या होगा, हमारा काम पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो वो हो गया आपका परछन बेरोजगारी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है खुली बेरोजगारी में कि खुली बेरोजगारी के अंतर्गत काम करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को काम उपलब्ध नहीं होता। वो तो पहले बता दिए कि खुली बेरोजगारी में क्या होता है कि हम काम करने के लिए, मेरे पास जुनून है, मेरे पास इच्छा है, मेरे पास शक्ति है काम करने का, लेकिन हमको काम ही नहीं मिल पाता है। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। जबकि परछन बेरोजगारी के अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत किसी काम में लोग आवश्यकता से अधिक संख्या में लगे होते हैं। परछन बेरोजगारी में क्या होता है, आवश्यकता से अधिक संख्या में लोग लग गए हैं काम में और काम कर रहे हैं। तीसरा, इस प्रकार की बेरोजगारी यानी कि कौन प्रकार की, खुली बेरोजगारी देखा ना, तो खुली बेरोजगारी जो होता है वो औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। खुली बेरोजगारी कहाँ पाया जाता है, औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। जबकि परछन बेरोजगारी कहाँ पे दिखाई देता है हम लोग को, कृषि क्षेत्र में। देखते हैं ना, खेती बाड़ी कृषि क्षेत्र वाले में ज़्यादा लोग लगा दिया है ना, काम कर रहा है तो वो परछन बेरोजगारी हो गया। तो परछन बेरोजगारी हम लोग कृषि क्षेत्र में देख सकते हैं और खुली बेरोजगारी हम लोग देख सकते हैं कहाँ पे, औद्योगिक क्षेत्रों में। चौथा डिफरेंस है ना, खुली बेरोजगारी जो है वो बेरोजगार लोगों की गणना स्पष्ट रूप से की जा सकती है। यानी खुली बेरोजगारी में लोगों की जो है सो गणना की जा सकती है, किसमें, बेरोजगार लोगों की गणना की जा सकती है। लेकिन परछन बेरोजगारी है, इसमें जो लोग हैं है ना, जो बेरोजगार लोग हैं उसकी गणना स्पष्ट नहीं की जा सकती क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि काम कर रहा है, काम तो करते हुए हम लोग देखते हैं परछन बेरोजगारी में, लेकिन रोजगार सही से नहीं मिल पाता, तो इसमें हम लोग गणना नहीं कर सकते रोजगार व्यक्ति का, जबकि खुली बेरोजगारी में हम लोग गणना कर सकते हैं। तो ये टोटल 4 डिफरेंस, 3 मार्क्स में पूछेगा, 4 डिफरेंस बता देना। इसी तरह कॉलम बाय कॉलम बना के आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के सामने ये रहा क्वेश्चन 5 मार्क्स का, है ना, 5 मार्क्स का हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। तो 5 मार्क्स का पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा आने की संभावना है। जल दुर्लभता क्या है और इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और 5 मार्क्स में भी। ठीक है, तो इसीलिए 3 मार्क्स में पूछेगा तो छोटा आंसर लिखना है, 5 मार्क्स में पूछेगा तो लंबा आंसर लिख देना है। हम तो लंबा आंसर कराने वाले हैं क्योंकि 5 मार्क्स में करा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझना है कि जल दुर्लभता क्या है। सबसे पहले आपको क्या पूछा कि जल दुर्लभता क्या है, तो सबसे पहले आपको बताना है कि जल दुर्लभता क्या है, फिर बताना है कि इसका संरक्षण हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए आंसर में देखते हैं जल दुर्लभता क्या है। तो देखिए जल दुर्लभता का डिफिनेशन लिखा गया है कि जल दुर्लभता, जल 2 बार लिखा गया जल दुर्लभता, एक बार आपको काट देना है। ठीक है, एक ही बार लेके चलना है। तो जल दुर्लभता का तात्पर्य क्या है, पानी की उपलब्धता का उसकी मांग के अनुसार कम होना। यानी सीधा सा मतलब जल दुर्लभता का ये समझना है कि पानी की उपलब्धता का उसकी मांग के अनुसार कम हो जाना, यानी कि पानी की जो उपलब्धता है उसका जो मांग है, मांग के अनुसार क्या हो रहा है, पानी की कमी हो रही है। हम लोग की मांगे क्या हो रही है, बढ़ रही है पानी का, लेकिन पानी की जो उपलब्धता है वो कम हो जा रही है, तो वही जल दुर्लभता है। और जल दुर्लभता का समस्या का कारण क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन, औद्योगिक उपयोग और जल प्रदूषण के कारण बढ़ती जा रही है ना। जल दुर्लभता बढ़ने का यही कारण है कि जनसंख्या बढ़ रहा है, जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं, तो जल की कमी तो होगा। औद्योगिक उपयोग और जल प्रदूषण का कारण बन रहे हैं, औद्योगिक उपयोग और जल प्रदूषण जो हम लोग कर रहे हैं उसी के कारण ये जल दुर्लभता की समस्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, कृषि उद्योग और घरेलू जरूरतों के लिए जल की अधिक खपत इस समस्या को और भी गंभीर बनाती है।
यानी जो कृषि उद्योग और जो घरेलू काम में हम लोग जल का अधिक उपयोग कर देते हैं ना, अनचाहा जितना मन किया उतना पानी खपत कर रहे हैं तो कर रहे हैं। तो ये जो समस्या बन रहा है, ये कौन सी समस्या है? जल दुर्लभता की समस्या का कारण है। ये आपको बता देना है कि जल दुर्लभता क्या है। अब पूछा गया था कि जल के संरक्षण का, जल को संरक्षित कैसे हम लोग कर सकते हैं ना, जल दुर्लभता का समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। तो इसका कुछ उपाय है, वो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या उपाय है जिससे हम लोग जल को संरक्षित कर सकते हैं। तो पहला उपाय है पानी का पुनःचक्रण। पहला क्या है? पानी का पुनःचक्रण, मतलब कि जो पानी है ना, उपयोग किया हुआ पानी, उसको हम फिर से यदि उपयोग में ले आए तब वो हो गया पानी का पुनःचक्रण। कैसे ले आएंगे पुनः? उसको साफ करके, प्यूरिफाई करके, प्यूरिफाई कर दिए वही पानी फिर हम लोग यूज़ कर ले रहे हैं, तो पानी का पुनःचक्रण। इससे क्या होगा? पानी का संरक्षण होगा, पानी ज़्यादा खर्च नहीं होगा। तो वही पॉइंट लिखा गया है, पानी का पुनःचक्रण। उसके अंदर आपको क्या लिखना है कि उद्योगों और घरों में उपयोग किए गए पानी को साफ कर पुनः उपयोग करना। अभी हमने बताया कि जो पानी है उपयोग किया हुआ, उस पानी को पुनः उपयोग करना साफ करके ना। उद्योग और घर में जो उपयोग किए गए पानी है उसको साफ करके पुनः उपयोग करना, उसी को क्या बोलते हैं? पानी का पुनःचक्रण। और अगला पॉइंट क्या है? जल संरक्षण तकनीक। जल संरक्षण का जो तकनीक है, सिंचाई में ड्रिप सिस्टम, ड्रिप सिस्टम वाला है ना, हल्का हल्का बूंद बूंद पानी निकलेगा, ड्रिप वाला। तो उससे हम लोग जल को संरक्षित कर सकते हैं स्प्रिंकलर का उपयोग करके। स्प्रिंकलर भी एक टाइप से जल संरक्षण का तकनीक है, तो स्प्रिंकलर का भी उपयोग करके हम लोग जल को संरक्षित कर सकते हैं, और सिंचाई में ड्रिप सिस्टम मिलाकर। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट था। और अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग। अगला पॉइंट क्या है? वर्षा जल संचय। वर्षा का जल जो होता है उसको हम लोग संचयित करके भी क्या कर सकते हैं? जल दुर्लभता को कम कर सकते हैं, है ना। जैसे कि बारिश के पानी को संग्रहित कर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना। बारिश का जो पानी है उसको हम एक जगह संग्रहित कर लिए, तो इससे क्या होगा कि भूमिगत का जो जल का स्तर है वो भी बढ़ेगा, और हम लोग जल को संचयित करके उसको उपयोग में भी ला सकते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जन जागरूकता। जागरूकता फैलाना भी एक प्रकार का क्या है? जल संरक्षण। यानी कि जो लोग नहीं जानते, जो लोग शिक्षित नहीं है, जल के बारे में नहीं जानते, उसको यदि हम बताएंगे, लोगों में जागरूकता लाएंगे, तो इससे भी जल का क्या होगा? संरक्षण होगा। यानी कि लोगों को जल संरक्षण के महत्व के बारे में बताना, शिक्षित करना। और अगला पॉइंट क्या है? जल प्रदूषण रोकना। यानी नदियों और झीलों में कचरा और रसायन ना डालें। हम लोग क्या करते हैं? नदी झील फैक्ट्री वाला सारा नाला किसमें सोज कर दिए? नदी में सोज कर दिए, झील में सोज कर दिए, सारा कचरा पानी में, और जल का प्रदूषण हो रहा है तो हो रहा है। तो ये काम नहीं करना है ना, जल प्रदूषण को रोकना। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। इस पॉइंट का मतलब ये है कि नदी और झीलों में कचरा नहीं डालना है। और अगला पॉइंट है कानूनी उपाय जल संरक्षण के लिए सख्त कानून लागू करना। कानूनी उपाय का मतलब कि जल संरक्षण के लिए नियम कानून होना चाहिए कि जल संरक्षण करना है सबको। जो जल को प्रदूषित करेगा, जल को खराब करेगा, उस पे ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो इस तरीके से जल संरक्षण हम लोग कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन था कि जल दुर्लभता क्या है, तो सबसे पहले जल दुर्लभता के बारे में बताना है। फिर पूछा था कि इसको हम लोग कैसे ख़त्म कर सकते हैं, या फिर इसको हम लोग कैसे संरक्षित, जल का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो ये सारे आपको पॉइंट बाय पॉइंट क्या करना है, एकदम अच्छे तरीके से लिख देना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका का विवेचना करें। यानी कि मुद्रा की क्या भूमिका है। तो एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका क्या क्या है। पहला है माध्यम के रूप में उपयोग, है ना। मुद्रा का माध्यम के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे कि मुद्रा का उपयोग वस्तुओं और सेवाओं की खरीद फरोख्त, यहाँ लिखा है ना, यहाँ आप फरोख्त की जगह जो है सो क्या लिख सकते हैं? बिक्री लिख सकते हैं। ठीक है, खरीद। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप? नेट। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे फरोख्त की जगह क्या लिख सकते हैं? फरोख्त की जगह आप क्या लिख सकते हैं? बिक्री लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बिक्री। ठीक है, फरोख्त की जगह आपको क्या लिख लेना है? बिक्री लिख लेना है ना।
तो वही होगा सेवाओं की खरीद बिक्री। ठीक है, चलिए तो आगे लिखा क्या गया है, माध्यम के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, तो वस्तुओं का माध्यम के रूप में उपयोग, इसका मतलब ये हुआ कि मुद्रा का उपयोग वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री के लिए किया जाता है ना। मुद्रा का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, वस्तुओं की खरीद बिक्री ये सब करने के लिए करते हैं। तो ये पहला हो गया मुद्रा, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका। दूसरा भूमिका क्या है, मूल्य मापने का पैमाना। मुद्रा के एक प्रकार का मूल्य मापने का पैमाना है। हम लोग किसी, मान लो कि एक एप्पल है, उसका दाम है 5 रुपये, तो ये क्या कर रहे हैं, उसका हम लोग मापन कर रहे हैं कि एक सेब तुम लोगे तो 5 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, तो वही लिखा है कि मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के मापने में सहायक होती है ना। मुद्रा यदि नहीं रहेगा तो वस्तु का दाम कुछ पता चलेगा नहीं, जितना मन के उतना ले लिया। लेकिन मुद्रा है तो हम लोग को पता रहता है, 1 किलो प्याज लेना है तो 20 रुपये लाओ, 50 रुपये लाओ। तो मुद्रा और वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में मापन में सहायक होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है विनिमय का साधन। मुद्रा क्या है, विनिमय का एक साधन है। मुद्रा के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय सरल और सुविधाजनक बन जाता है। यदि मुद्रा नहीं रहेगा तो हम लोग को फिर दिक्कत होता है। ठीक है, तो मुद्रा रहने से क्या होता है, मुद्रा के माध्यम से हम जो है सो वस्तु और सेवाओं का विनिमय मतलब लेन देन खरीद बिक्री एकदम आराम से कर सकते हैं, सुविधाजनक, कोई समस्या नहीं होता है। अगला पॉइंट क्या है कि भविष्य के लेन देन। मुद्रा को भविष्य के उपयोग के लिए संचित किया जा सकता है ना। हम लोग क्या करते हैं, पैसा बचा के रखते हैं ना अपने भविष्य के लिए, तो भविष्य के लिए भी मुद्रा को क्या किया जा सकता है, संचित करके रखा जा सकता है। और नेक्स्ट क्या है, ऋण और उधारी। मुद्रा के कारण लोग उधार ले सकते हैं और व्यापार बढ़ा सकते हैं, है ना। हमको कोई काम करना है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, किसी से ऋण में, कर्ज में पैसा ले लेते हैं। तो ये क्या है, इस मुद्रा है तभी ना ऐसा हो पाता है। तो मुद्रा के कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं और अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या है इसका। अगला पॉइंट, अर्थव्यवस्था का नियंत्रण। अगला पॉइंट क्या है, अर्थव्यवस्था का नियंत्रण। मतलब सरकार मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित कर अर्थव्यवस्था को स्थिर रखता है ना। सरकार क्या करता है, मुद्रा का जो प्रवाह है उसको नियंत्रित करता है। ऐसा है ना कि जितना मन किया उतना मुद्रा प्रवाह कर दिया, ऐसा नहीं है। मुद्रा का क्या करता है, नियंत्रण रखता है, जिससे अर्थव्यवस्था क्या रहती है, स्थिर रहती है। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। मुद्रा देशों के बीच व्यापार को संभव बनाती है। पैसा है, मुद्रा है, तभी तो हम लोग अब दूसरे देशों में क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो मुद्रा क्या करता है, देशों के बीच जो व्यापार है उसको संभव बनाता है। तो मुद्रा आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में अहम भूमिका निभाती है। अब हम क्या कर सकते हैं कि मुद्रा जो है सो हमारी जो आर्थिक गतिविधि है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, तो ये था मुद्रा का उपयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा क्या गया, 4 लिखा गया है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 कर लेना है, कितना कर लेना है, 3 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना कर लेंगे, 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो देखते हैं 3 में क्या कर रहा है। 3 में कह रहा है कि राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है। क्या बोला क्वेश्चन में, राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है, या फिर राजनीतिक दलों के गुणों का उल्लेख करें। ठीक है, राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है या फिर राजनीतिक दलों के गुणों का उल्लेख करें, ये आपसे पूछा गया है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको एक ही लिखना है। ठीक है, तो पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। 6-7 पॉइंट है वो आपको लिखना पड़ेगा, 5 मार्क्स से पूछेगा तो 6-7 पॉइंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहला पॉइंट है कि जनता और सरकार के बीच सेतु, यानी ये जो क्या है, ये राजनीतिक दल है, ये क्या करता है, जनता और सरकार के बीच सेतु बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच संवाद स्थापित करता है। जनता और सरकार के बीच क्या करता है, संवाद स्थापित करता है। कौन, राजनीतिक दल। राजनीतिक दल ही हमारे बातों को क्या करता है, सरकार तक पहुंचाता है। ऐसा है क्या कि हम डायरेक्ट सरकार के पास चल जाते हैं और अपने बात को रख देते हैं, ऐसा तो नहीं करते। क्या करते, हम अपने जो राजनीतिक दल है उसको बताते हैं, वो जाके सरकार को बताता है, तो ये संवाद स्थापित करता है।
दूसरा, जनहित की अभिव्यक्ति। इसका मतलब ये हुआ कि वे जनता की समस्याओं और आवश्यकताओं को सरकार तक पहुंचाता है। वही मैंने भी बताया कि हमारी जो समस्या है, हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारी जो आवश्यकता है, उसको सरकार को कौन बताता है? हमारा जो राजनीतिक दल है वही तो बताता है। तीसरा पॉइंट, नीतियों का निर्माण। जो नीति है उसका निर्माण भी करता है। राजनीतिक दल विभिन्न मुद्दों पर नीतियाँ बनाकर समाज का विकास करते हैं। राजनीतिक दल क्या करते हैं? जो मुद्दा है, यानी अलग अलग मुद्दों पे अपना कानून बनाता है, नीति बनाता है और समाज का विकास करता है। तो नीतियों का भी निर्माण करता है कौन? राजनीतिक दल। चौथा क्या है? लोकतंत्र की मजबूती, है ना। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशक्त बनाते हैं और जनता को चुनाव में विकल्प देते हैं। यानी कि ये जो राजनीतिक दल है वो क्या करता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशक्त बनाता है, एकदम मजबूत बनाता है। और राजनीतिक दल है तो हम लोग को भी मौका मिलता है चुनने का। एक से ज़्यादा राजनीतिक दल होते हैं तो चुनने का मौका मिलता है कि नहीं, चलो एक बार उसको जिताते हैं, वो हमको ऐसा काम करके देगा, तो नहीं एक बार उसको हम जिता देते हैं। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपना राजनीतिक दल बदलते रहते हैं। तो हमारे चुनाव का विकल्प भी देता है कौन? राजनीतिक दल। पांचवा पॉइंट है विचारधारा का प्रचार। राजनीतिक दल अपनी विचारधारा के माध्यम से लोगों को संगठित करता है। राजनीतिक दल क्या करते हैं? अपनी जो विचारधारा है, अपना जो विचार है उसके माध्यम से लोगों को संगठित करते हैं, लोगों को एकजुट करते हैं। और छठा पॉइंट है सरकार का गठन। चुनाव जीतने पर राजनीतिक दल सरकार का गठन करते हैं। और जब चुनाव जीत जाते हैं राजनीतिक दल तो क्या करते हैं? सरकार बनाते हैं, है ना। सरकार का गठन करता है। तो ये 6 पॉइंट था। और पॉइंट है लगता है शायद, देखिए तो टोटल 8 पॉइंट है। 6 पॉइंट देखा। 7वां पॉइंट क्या है? विपक्ष की भूमिका, ठीक है। मतलब विपक्षी दल सरकार की नीतियों और समीक्षाओं का आलोचना करते हैं। यानी कि जो विपक्षी दल होते हैं, विपक्षी दल मतलब जो हार जाते हैं, वो क्या करते हैं? सरकार की जो नीति है उसकी समीक्षा करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। यानी कि मान लो कि हमारा जो जीत गया वो कुछ गलत कानून बना दिया या फिर कुछ गलत काम किया, तो उसको सुधारने वाला, उसको बताने वाला, उसकी आलोचना करने वाला कौन होता है? विपक्षी दल जो हार जाते हैं वो। 8वां क्या है? राजनीतिक जागरूकता। ये जनता में राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाते हैं। यानी कि राजनीतिक दल जो होते हैं वो समाज और सामाजिक मुद्दा हो गया, राजनीतिक मुद्दा हो गया, उसके बीच क्या करते हैं? जागरूकता फैलाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हम लोग का आज लास्ट होने वाला है, ठीक है। देख लीजिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख करें, है ना। है ना, असहयोग आंदोलन में भारतीयों ने क्या क्या तरीका अपनाया, क्या क्या तरीका अपनाया असहयोग आंदोलन में, वो सारी चीज़ को बताना है आपको पॉइंट बाय पॉइंट। तो देखिए लगभग हमने कितना 5 पॉइंट और है, 2-3 पॉइंट अगले पेज में। तो इन सारे पॉइंट को आपको लिखना है। 5 मार्क्स से पूछेगा तो आपको कम से कम 6-7 पॉइंट लिखना ही है। यदि 3 मार्क्स में पूछा तब आप 3 से 4 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है? असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीके क्या था? पहला था सरकारी संस्थानों का बहिष्कार। सरकारी संस्थानों का बहिष्कार मतलब जो लोग थे उसने क्या किया? सरकारी संस्थानों का बहिष्कार कर दिया। असहयोग आंदोलन में क्या था कि आप अंग्रेजों का सहयोग ना करो। असहयोग आंदोलन मतलब क्या था कि आप अंग्रेजों का सहयोग ना करो। तो पहला क्या है? सरकारी संस्थानों का बहिष्कार। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीयों ने सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालतों और नौकरियों का बहिष्कार किया, है ना। जो भारत के लोग थे वो सरकारी स्कूल हो गया, सरकारी कॉलेज हो गया, अदालत हो गया, नौकरी हो गया, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। दूसरा, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। जो अंग्रेजों ने कपड़ा लाया था, जो विदेशों से कपड़ा आता था, उसका बहिष्कार कर दिया लोगों ने, है ना। विदेशी कपड़ों और वस्तुओं का उपयोग बंद कर दिया और क्या अपनाया? स्वदेशी वस्त्र अपनाया। स्वदेशी वस्त्र मतलब भारत में जो कपड़े बनते हैं उसी को। तीसरा पॉइंट, खादी का प्रचार। खादी पहनने और इसे बढ़ावा देने पर जोर दिया गया, है ना। हम लोग भारत के लोग क्या पहनते थे? खादी वाला कपड़ा, है ना, गांधी जी का। तो विदेशी कपड़ों को बहिष्कार करके खादी वाला जो कपड़ा था वो खादी वाला वस्त्र पहनने का बढ़ावा दिया गया। चौथा, टैक्स का बहिष्कार, यानी किसानों ने लगान और करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया। किसान से क्या करते थे? पहले टैक्स लेते थे, जितना जमीन पे का वो अनाज उगाते थे उसके हिसाब से उसका कर लेते थे, टैक्स लेते थे। तो उसको लोगों ने बहिष्कार किया, है ना। लोग ने बोला कि अब हम कर नहीं देंगे, है ना, वो सब इनकार कर दिया।
5वां पॉइंट, पदकों और उपाधियों का त्याग। जो पदक दिया गया लोगों को, जो उपाधियां दी गई थी, जो नौकरियां दी गई थी, उसको लोगों ने क्या किया, त्याग दिया। यानी कई प्रतिष्ठित भारतीयों ने अंग्रेजों द्वारा दिए गए पुरस्कार और उपाधि को क्या किया, लौटा दिया कि ना, हमको ये सारा उपाधि नहीं चाहिए बाबा, आप अंग्रेज अपने पास ही रखिए, ठीक है, हमको ये सारी उपाधि ये पुरस्कार नहीं चाहिए, आप वापस ले लीजिए। तो इस तरह से लोगों ने बहिष्कार कर दिया, ठीक ना। अब पॉइंट नंबर 6 क्या है, हड़ताल और धरना, है ना। सरकारी कार्यालयों, फैक्ट्रियों और अन्य संस्थानों में हड़ताल और धरना प्रदर्शन किया गया, है ना। लोगों ने हड़ताल किया, धरना प्रदर्शन किया पूरे कार्यालय, फैक्ट्री सब में। ये था असहयोग आंदोलन का, ठीक है। 7वां पॉइंट क्या था, स्वदेशी आंदोलनों का समर्थन, है ना। स्वदेशी उद्योगों और संगठनों को बढ़ावा दिया, है ना। जो स्वदेशी मतलब जो हमारे देश का संगठन था, हमारे देश वाला जो उद्योग था, उसको बढ़ावा दिया। और 8वां, जन जागरण, है ना। सभाओं, लेखों, नाटकों के माध्यम से स्वतंत्रता का प्रचार किया, है ना। लोगों ने अपने लेख में, अपने नाटक के माध्यम से, अपने सभा के माध्यम से, अपने भाषण के माध्यम से क्या किया, स्वतंत्रता का प्रचार किया। तो इस प्रकार से हमारे सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, है ना। हमने टोटल आपको सारा क्वेश्चन करा दिया है, और भी क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में 3 मार्क्स का क्या क्या क्वेश्चन किया देख लीजिए। हमने इस वीडियो में कितने मार्क्स के, 3 मार्क्स के क्वेश्चन किए, है ना। 3 मार्क्स का हमने क्वेश्चन किया। फिर हमने 5 मार्क्स का भी किया। तो 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, और 2 मार्क्स वाला कहाँ गया, तो 2 मार्क्स वाला हम इसके पहले वाले वीडियो में किए हैं, ठीक है। इस वीडियो में पार्ट 2 लिखा हुआ है, इसके पहले वाले वीडियो में सिर्फ आपका इसी तरह लिखा हुआ है 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स। इसके नीचे जस्ट वाला वीडियो होगा, उसमें हम 2 मार्क्स का कराए हुए हैं, और 3 मार्क्स का भी कुछ क्वेश्चन कराए हुए हैं, और इसमें आप तो 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का देखे हैं। तो ये जो सारे क्वेश्चन मैं कराता हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। वहाँ पे आपको इन सारे क्वेश्चनों का पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन यदि आपको नहीं है आपके पास, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, वहाँ पे मैसेज करें, मैं आपको सेंड कर दूँगा। सारा मटेरियल मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो से जुड़ जाना है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, है ना। हम ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ये आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें वीडियो में, ठीक है। तो चलते हैं, अगले मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।